तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ लेसन 1 केमिस्ट्री के नोट्स। इसके पहले चैप्टर का नाम है मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। इसका पहला टॉपिक है मृदा, जिसे हम इंग्लिश में सोइल बोलते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, यानी कि मृदा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सामान्य भाषा में हम इसे फ्लोर से लेते हैं। फ्लोर यानी फर्श। परिभाषा, इसकी परिभाषा है मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो खनिज पदार्थ, रासायनिक पदार्थ व जैविक पदार्थ तीन पदार्थों के सहयोग से बनी होती है और पौधों को उगने के लिए ये आधार प्रदान करती है, यानी ये पौधों को खड़े रहने के लिए आधार प्रदान करती है। मृदा की विशेषताएं, मृदा विभिन्न परतों संस्तरों के रूप में विद्यमान होती है, यानी ये एक के ऊपर एक विद्यमान होती है। जैसे पहले काली मृदा, फिर बलुई मृदा, ऐसे विद्यमान होती है। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार देती है, खड़े रहने के लिए एक आधार प्रदान करती है। मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ व वातावरणीय कारकों के कारण आकारिकी, रासायनिक व जैविक अंतर पाए जाते हैं। मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ, यानी कि जो पत्थरों से टूट कर बनते हैं वो पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ आदि पाए जाते हैं। और वातावरणीय कारकों के कारण इनमें आकारिकी में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक व जैविक अंतर भी इनमें पाए जाते हैं। मृदा के कार्य, मृदा प्राकृतिक संसाधनों जैसे ऊर्जा, वायु, पोषक तत्व आदि का पुनर्चक्रण करती है, नवीनीकरण करती है। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार देती है और पौधों को जल, वायु और पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। पौधों को यांत्रिक आधार भी देती है, साथ ही साथ ये पौधों के लिए जल, वायु और पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाती है। सभी जीव मृदा में निवास करते हैं। हम जानते हैं कि हम हुए, जानवर हुए, पेड़ पौधे सभी मृदा में ही निवास करते हैं तथा फसलों का उत्पादन भी इसी में किया जाता है। अर्थात जो फसल का उत्पादन है वो भी इसी में ही किया जाता है, फसल इसी में ही उगाई जाती है। मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं। पहला है पेडोलॉजी, दूसरा है इपेडोलॉजी। पेडोलॉजी, इसके अंदर हम मृदा निर्माण से संबंधित अध्ययन करते हैं, जबकि इपेडोलॉजी में हम मृदा निर्माण का अध्ययन जो है वह सूक्ष्म पादप दृष्टिकोण से करते हैं। और अब हमारा पॉइंट है मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम। मृदा जो है वो पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम भी प्रदान करता है। इसके लिए ये निम्न आवश्यक दशाएं प्रदान करता है। पहली आवश्यक दशा है पादप वृद्धि के लिए ये आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्व, मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। मृदा पौधों को सभी आवश्यक खाद्य तत्व उपलब्ध करवाती है। मृदा पौधों के लिए सभी आवश्यक खाद्य तत्व उपलब्ध करवाती है, यानी कि पोषक तत्व है। और पोषक तत्व में आते हैं कार्बनिक पदार्थ और भी बहुत सारे होते हैं। पौधों को अपने जीवन काल में 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से CHO कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं ये 3 तत्व जल व वायु के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं तथा शेष तत्व है वो ये मृदा से ग्रहण करते हैं। दूसरा टॉपिक है जल। पौधों को जल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। पौधे जो हैं उनको जल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। पौधों के शरीर में 85 से 95% तक जल होता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है, यानी कि 85 से 95% तक तो इनमें जल की मात्रा ही होती है। तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी जल आवश्यक होता है, यानी इनमें जो भोजन बनने की क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, उसमें भी जल की आवश्यकता होती है। पौधे सभी पोषक तत्व व खनिज लवणों को जल के द्वारा ही ग्रहण करते हैं, यानी कि जो मृदा में खनिज तत्व आदि पाए जाते हैं वो जल के साथ ही पौधे को प्राप्त हो पाते हैं। ये जल पौधे मृदा से ही ग्रहण करते हैं, मृदा से ही ग्रहण करेंगे पौधे। श्वसन के लिए O2 यानी ऑक्सीजन, पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए O2 मृदा से ही प्राप्त होती है, यानी कि जो मृदा के कणों के बीच ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वो भी इन्हें मृदा के द्वारा ही ग्रहण होती है। मृदा में 20.4% ऑक्सीजन,
79.02% नाइट्रोजन व 0.30% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो 1.33% अन्य गैसें पाई जाती है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड क्लास में भी पूछा जाता है, बोर्ड क्लास में ही पूछा जाता है अक्सर, और जेट के एग्ज़ाम में भी आ ही जाता है कभी कभी। तो 20.4% तो ऑक्सीजन पाई जाती है मृदा में, ये याद रखना। 79.02% नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.30% CO2 पाई जाती है और 1.33% अन्य गैसें पाई जाती है। यांत्रिक आधार, मृदा पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, यानी कि पौधों को ये सीधा खड़ा रखने में, प्रकाश की ओर गति करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। पौधों की जड़ें मृदा में फैलकर जल, पोषक तत्व, वायु आदि ग्रहण करती है। पौधे की जो जड़ें हैं वो मृदा में फैलकर पोषक तत्व यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जो नाइट्रोजन, वाइट्रोजन ये हैं वो मृदा से ही ग्रहण करते हैं। अब है मृदा के अवयव। मृदा को दो भागों में बांटा गया है, ठोस और रंध्रावकाश। खनिज पदार्थ, ठोस को दो भागों में बांटा गया है। खनिज पदार्थ जो जैसे कि फास्फोरस, आयरन, सिलिका। खनिज पदार्थ ठोस पदार्थ का 45% होता है और कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो 5% ही होता है। ह्यूमस, जो कार्बनिक पदार्थ में जो है ह्यूमस आते हैं। ह्यूमस आप जानते हैं कि जब कोई जानवर मर जाता है तो उसे फेंकने पर जब उसका कीड़े द्वारा या अपघटन किया जाता है तो अपघटन के पश्चात ह्यूमस का निर्माण होता है। रंध्रावकाश का मृदा में 50% होता है, जिसमें दरु और गैसें आती है। दरु जो है 25% होता है रंध्रावकाश का, और गैसें भी 25% ही होती है। अब है खनिज पदार्थ, जो है हम पढ़ेंगे ठोस का खनिज पदार्थ। मृदा के कुल ठोस भाग में 90% खनिज होते हैं। खनिज पदार्थ जो है ठोस पदार्थ के 45% तक होते हैं। मृदा में खनिज पोषक तत्वों के रूप में 90% तक सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस और ऑक्सीजन पाई जाती है। यानी कि 90% तो यही पाई जाती है, सिलिका हुई, एल्यूमिनियम हुआ, फेरस हुई और O2 पाई जाती हैं। और जो बाकी हैं वो मैग्नीशियम यानी कि 10% मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि पाई जाती हैं, आदि विद्यमान होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो 5% तक पाए जाते हैं। मृदा में पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अपघटन व अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने गलने के कारण कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस, मैंने बता दिया कि कार्बनिक पदार्थ को ही ह्यूमस बोला जाता है, जो ये पेड़ पौधों के सड़ने गलने के कारण इनका निर्माण होता है, जो मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। जल, जो कि 25% तक होता है। पौधों को पोषण प्रदान करने में जल आवश्यक होता है। ये मृदा के रंध्रावकाश में उपस्थित होता है, यानी मृदा के अंदर जो कणों के बीच स्थान होता है वहाँ पर जल उपस्थित होता है। वायु 25% तक होती है। मृदा रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। मृदा में जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। O2, ऑक्सीजन की मात्रा 20.4% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 78 से 79.02% तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.25 और 0.70% होती है। ओजोन स्तर, इसके ऊपरी भाग में कार्बनिक पदार्थ होते हैं तथा निचले भाग में जैविक पदार्थ अपघटित होते हैं। ओजोन स्तर, इसके ऊपरी भाग A में खनिज व कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है तथा निचले भाग A2 में खनिज तत्वों का निक्षालन होता है। ये मैं आपको नीचे बड़े तौर पर समझाऊंगा। इसके ऊपरी भाग B एक परिवर्तनीय प्रवस्था है तथा निचले भाग B2 में निक्षालित हुए पदार्थ का संचयन होता है। जिस संस्तर कम विघटित होते हैं वो अपक्षयित पदार्थ मिलते हैं। इसमें इसी संस्तर में कम विघटित व अपक्षयित पदार्थ मिलते हैं। 8 संस्तर जो हैं वो कठोर चट्टानें हैं ऊपर लिखे हुए, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ किया गया है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। तो अब आते हैं बड़े तौर पर पढ़ते हैं ए संस्तर को।
ओ संस्तर मैंने आपको बता ही दिया, और ये है ए संस्तर। ए संस्तर को हम खनिज संस्तर भी बोलते हैं, यानी कि A1। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, इनका रंग गहरा होता है। A1 जो है वो लगभग O के नीचे ही होता है, तो इनमें भी कुछ कुछ कार्बनिक पदार्थ जल के नीचे, जब बारिश होती है तो जल नीचे तक जाता है, तो नीचे जाने के कारण जल के साथ ये कार्बनिक पदार्थ नीचे भी चले जाते हैं, तो इनमें भी कुछ मात्रा होती है, इसलिए इनका रंग गहरा होता है। A2 जो A है ना, इसके 3 भाग हैं, A1, A2 और A3, जबकि O के 2 ही भाग हैं, O1 और O2। A1 इसमें कार्बनिक, A1 बड़ा बता ही दिया। A2 इसमें से सिलिकॉन, आयरन व एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निक्षालन नीचे के संस्तरों में होता है। निक्षालन यानी वो जो है छनकर नीचे वाले भागों में चले जाते हैं। इनमें जो सिलिकॉन, आयरन व एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं, वो जब बारिश आती है तो बारिश का पानी ज़मीन में नीचे तक जाता है, तो उसके साथ ये नीचे छनकर चले जाते हैं। A3 ये एक परिवर्तनशील संस्तर है, जिसमें ए संस्तर के गुण पाए जाते हैं। परिवर्तनशील संस्तर इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है ये जो ऊपर वाले भाग में सिलिकॉन, आयरन जो भी हैं, ये इसमें छनते हैं। छनना यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। बी संस्तर B1, B2 और B3 इसके भी 3 भाग है। जैसे ए के सेम 3 भाग है, वैसे इसके भी 3 भाग है। और O जो है उसके 2 भाग है। B1 इसे भी परिवर्तनीय संस्तर कहते हैं, सेम, क्योंकि ये A3 के जस्ट नीचे ही होता है, तो जस्ट नीचे होने के कारण दोनों क्या हुए, परिवर्तनशील संस्तर होते हैं। इसमें बी संस्तर के गुण होते हैं, बी संस्तर के गुण पाए ही जाएंगे, बी संस्तर का टॉपिक है। तो B2 इसमें सिलिकॉन, फेरस, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड आकर जमा हो जाते हैं, यानी कि जो ये यहाँ से ऑक्साइड छनकर जाते हैं वो B2 में जाकर जमा हो जाते हैं, इसलिए इसे निक्षेपित संस्तर कहते हैं। निक्षेपित यानी जमा हुए हो जाते हैं, इस कारण इसे निक्षेपित संस्तर कहते हैं। B3 यह B2 व C संस्तर के मध्य एक पतली परत होती है, जिसे अंतःवर्ती परत कहते हैं। C संस्तर यह पैतृक पदार्थ की परत होती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। पैतृक पदार्थ की परत यानी इसमें पत्थर वत्थर पाए जाते हैं, इस कारण इससे ही मृदा का निर्माण होता है। जब ऊपर से बारिश का जल आता है, तो बारिश का जल नीचे जाकर मृदा, पत्थर जो है ऊपर जाकर टिकता है, तो उनका थोड़ा बहुत कटाव भी होता है। उस कारण इससे ही सी संस्तर पे जो छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं, पत्थर पाए जाते हैं, उन्हीं से मृदा का निर्माण होता रहता है। जब वो पानी जो है वो थोड़ा जब जम जाता है, तो जमने के कारण जब वो ज़्यादा बर्फ़ जो है, जो वो ज़्यादा फैलाव लेता है, ज़्यादा फैलाव लेने के कारण वह मृदा को तोड़ता है, वह पत्थरों को तोड़ता है, इस कारण मृदा का निर्माण होता है। और सी संस्तर है, उसके भी नीचे आर संस्तर पाया जाता है, जो कि बहुत कठोर चट्टानें होती हैं, जबकि सी संस्तर में नॉर्मल चट्टानें पाई जाती है, और जो आर संस्तर है वो एक कठोर चट्टानें होते हैं। अब जो ये चट्टानें हैं, ये हम पढ़ेंगे कल पार्ट 2 में।